नमस्ते, स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो शायद आपके दिल के उन कोनों तक पहुंचेगी जहां आपने बरसों से रोशनी नहीं डाली है। आर्यन अक्सर अपनी बालकनी में खड़ा होकर शहर की तेज रोशनी को देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी बाहर से कितनी साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखती है। 29 साल की उम्र में उसके पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सक्सेस कहती है। एक अच्छी नौकरी, मुंबई के बांद्रा में एक छोटा ही सही पर अपना घर और एक स्थिर भविष्य। लेकिन हर शाम जब दफ्तर का शोर थम जाता तो आर्यन के अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था। ये थकान शारीरिक नहीं थी, ये ऐसी थकान थी जो बिस्तर पर लेटने से भी दूर नहीं होती थी। अक्सर हम सब जिंदगी के सफर में भारी भारी बैग और सूटकेस लेकर चलते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें संभाल लेंगे, पर असल में वो धीरे धीरे हमारी रफ्तार कम कर देते हैं और सफर को मुश्किल बना देते हैं। आर्यन को भी यही लगता था कि वो अपनी हर परेशानी को एक सूटकेस में बंद करके पीछे छोड़ आया है। पर क्या वाकई हम उन चीजों को पीछे छोड़ पाते हैं जिन्हें हम सिर्फ अनदेखा करना सीख गए हैं? कभी कभी आर्यन को अपने बचपन की वो पुरानी तस्वीरें याद आती थी। एक तस्वीर थी जिसमें वो 10 साल का था, एक छोटे से टट्टू यानी पोनी पर बैठा हुआ और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। उस वक्त जिंदगी कितनी सरल और मासूम थी, सब कुछ खिलौने जैसा और रंगीन लगता था। पर फिर अचानक जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और मुश्किलें बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। उसे याद है जब उसके माता पिता ने उससे कहा था कि उसे अपना पुराना स्कूल छोड़कर एक नए स्कूल जाना होगा, क्योंकि कुछ सरकारी नियमों की वजह से स्कूल की सीमाएं बदल गई थी। आर्यन के लिए वो किसी बड़ी तबाही से कम नहीं था। उसके सारे दोस्त, वो मैदान जहां वो खेलता था, वो सब रातों रात उससे छीन लिए गए। वो बहुत रोया, चिल्लाया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। ये शायद आर्यन का पहला डिफाइनिंग मोमेंट था, एक ऐसा पल जिसने उसकी मासूमियत को गहरे जख्म में बदल दिया। हम सबके पास ऐसे कुछ पल होते हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं, और अक्सर ये वो पल होते हैं जो हमें बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं। आर्यन ने धीरे धीरे उन यादों को अपने दिल के एक अंधेरे कोने में छिपा दिया था। मैं उस जगह को हर्ट पॉकेट कहता हूं, एक ऐसी जगह जहां हम अपने अनसुलझे दर्द और उन यादों को जमा करते हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। समस्या यह है कि जितना ज्यादा हम इस हर्ट पॉकेट को भरते जाते हैं, हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत उतनी ही बिगड़ती जाती है। आर्यन को लगता था कि वक्त बीतने के साथ सब ठीक हो गया है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है। पर सच तो यह है कि मानसिक और भावनात्मक चोटों के मामले में समय कुछ भी नहीं भरता, बल्कि कई बार तो समय बीतने के साथ दर्द और बढ़ जाता है। आर्यन के दिल में वो 30 साल पुराने जख्म आज भी उतने ही ताजा और दर्दनाक थे जितने कि उस दिन थे जब वो पहली बार लगे थे। वो जख्म भरे नहीं थे, बस उन्होंने एक नया रूप ले लिया था, गुस्से और चिड़चिड़ेपन का रूप। एक रविवार की सुबह आर्यन अपने घर के पास वाले पार्क में बैठा था। वही उसकी मुलाकात अंकल जिमी से हुई। अंकल जिमी आर्यन के पड़ोस में रहते थे और उनकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो आर्यन को हमेशा सुकून देता था। जिमी अक्सर अपने पौधों को पानी देते हुए या पार्क में टहलते हुए लोगों को गौर से देखते थे। उन्होंने आर्यन के चेहरे पर वो अदृश्य बोझ देख लिया था जो आर्यन बरसों से ढो रहा था। उन्होंने आर्यन के पास आकर कहा, बेटे, कभी सोचा है कि हम सब यहां इस दुनिया में वॉकिंग वुंडेड यानी घायल सैनिकों की तरह घूम रहे हैं? हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस कुछ के घाव बाहर दिखते हैं और कुछ के अंदर छिप जाते हैं। आर्यन ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, शायद आप सही कह रहे हैं अंकल, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस्ड है। आर्यन का ये झूठ दरअसल उसकी सालों की मेहनत थी। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने में महारत हासिल कर ली थी। बाहर से वो एक चट्टान की तरह मजबूत दिखता था, पर अंदर से
वो एक डरपोक बच्चे की तरह था जिसे फिर से चोट लगने का तौफ सता रहा था। हम अक्सर अपनी जिंदगी को वैसे ही जीते हैं जैसे कि हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हों, पर उसकी नींव यानी फाउंडेशन में दरारें हों। आर्यन के साथ भी यही हो रहा था। उसके बचपन की वो घटनाएं, जब उसे बिना किसी गलती के सजा मिली या जब उसे स्कूल की टीम से बाहर निकाल दिया गया, इन सब ने उसके मन में एक गहरा विचार डाल दिया था। उसे लगने लगा था कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा लंबे समय तक नहीं टिकता। उसे महसूस होता था कि वो दूसरों पर एक बोझ है। ये विचार उसका अपना नहीं था, बल्कि ये उस दर्द का संदेश था जो उसे मिला था। दर्द अपने आप में बुरा नहीं होता, वो हमें सिखाता है और बढ़ने में मदद करता है। पर उस दर्द के साथ जो डैमेजिंग विस्पर्स यानी झूठी बातें हमारे कान में फुसफुसाती है, असली दुश्मन वो होती है। वो आवाजें कहती हैं, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता या तुम किसी लायक नहीं हो। आर्यन भी इन आवाजों को अपना सच मान चुका था। जिमी ने आर्यन से कहा, सुनो आर्यन, यादें दो तरह की होती है। एक वो जो हम अपनी मर्जी से संजो कर रखते हैं, जैसे कि छुट्टियों की तस्वीरें, और दूसरी वो जो हमें अपनी जकड़ में ले लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती। हम कभी भी किसी कार एक्सीडेंट की तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में नहीं सजाते, पर फिर भी हमारे दिल की दीवारों पर ऐसी ही कड़वी यादें टंगी होती हैं। आर्यन ने अपनी आंखें झुका ली। उसे समझ आ रहा था कि वो हर्ट पॉकेट जिसके बारे में अंकल बात कर रहे थे, वो उसके अंदर पूरी तरह भरा हुआ है। उसे अपनी मां की वो आवाज याद आई जब उन्होंने उसे कहा था कि वो अब अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम में नहीं खेल पाएगा क्योंकि वो अब उम्र की सीमा पार कर चुका है। आर्यन के लिए वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो उसकी पहचान थी। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया था जिसे मैं इनर वाव कहता हूं। उसने तय किया था कि अब मैं कभी किसी को खुद पर इतना अधिकार नहीं दूंगी कि वो मेरा दिल दुखा सके। ये इनर वोज हमें सुरक्षित महसूस कराने के लिए किए गए वादे होते हैं, पर असल में ये हमें कैद कर देते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि उसके ये अंदरूनी वादे उसकी हर रिलेशनशिप को खराब कर रहे थे। वो अपने दोस्तों से पूरी तरह नहीं जुड़ पाता था। अपनी नौकरी में भी वो हमेशा डिफेंसिव रहता था। उसे लगता था कि कोई भी कभी भी उसका फायदा उठा सकता है। जब हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं, तो वो दीवार सिर्फ दुश्मनों को ही बाहर नहीं रखती, वो उन लोगों को भी बाहर कर देती है जो हमसे प्यार करते हैं। आर्यन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब ये थी कि वो इस इनविजिबल बैगेज को नीचे रखे। लेकिन कैसे? बरसों से धोया हुआ बोझ अब शरीर का हिस्सा सा लगने लगा था। जिमी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शुरुआत सिर्फ ये मानने से होती है कि हां, मुझे दर्द हो रहा है। हम तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक हम ये न मान ले कि हम बीमार हैं। ऊपर वाला भी तभी हमारी मदद करता है जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को उसके सामने पेश करते हैं। आर्यन ने उस रात बहुत देर तक इस बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद यही वजह है कि वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाता। वो हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता था। उसने महसूस किया कि उसे अपने हार्ट रिडीमर की जरूरत है, एक ऐसी शक्ति की जो उसके टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सके। हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसी आवाज का इंतजार करते हैं जो हमें बताए कि हम बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। आर्यन को अपनी जिंदगी के उन पलों को फिर से देखना था जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसे अपने उन शिक्षकों को, उन अधिकारियों को और यहां तक कि खुद को भी माफ करना सीखना था जिन्होंने जाने अनजाने उसे चोट पहुंचाई थी। माफी का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब है कि अब आप उस दर्द को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देंगे। आर्यन की सफर की ये पहली सीढ़ी थी, अपने हर्ट पॉकेट को धीरे से खोलना और उन दबी हुई यादों को रोशनी में लाना। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आर्यन की कहानी जारी रहेगी, जहां वो सीखेंगे कि कैसे इन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर
एक आजाद जिंदगी की ओर बढ़ा जाता है। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की पहली किरण उसकी बालकनी से छनकर अंदर आ रही थी। पार्क में अंकल जिमी के साथ हुई उस बातचीत ने उसके दिमाग में विचारों का एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। वो कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। वो हर्ट पॉकेट वाली बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक उसके दिल के उस तहखाने का दरवाजा खोल दिया हो जिसे उसने बरसों से बंद रखा था। आर्यन ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। लेकिन आज उसे भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन का शोर भी कुछ अलग सा लग रहा था। हर चेहरा थका हुआ और हर आंख में कोई न कोई अनकही कहानी छिपी हुई सी लग रही थी। उसे लगा कि जिमी अंकल सही कह रहे थे, हम सब वाकई वॉकिंग वुंडेड हैं। बस हम एक दूसरे के घाव देख नहीं पाते। ऑफिस पहुंचते ही आर्यन को पता चला कि उसके प्रोजेक्ट की डेडलाइन अचानक करीब आ गई है। उसका मैनेजर, जो स्वभाव से थोड़ा सख्त था, आर्यन के केबिन में आया और उसके काम में कुछ छोटी मोटी गलतियां निकालने लगा। आर्यन, मुझे तुमसे इससे बेहतर की उम्मीद थी। ये प्रेजेंटेशन उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, मैनेजर ने रूखे स्वर में कहा। उस पल आर्यन को अचानक अपने अंदर एक बिजली सी दौड़ती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा लाल हो गया और गला सूखने लगा। हालांकि वो मैनेजर को पलटकर जवाब दे सकता था, लेकिन उसने वही किया जो वो सालों से करता आ रहा था। वो पूरी तरह से शट डाउन हो गया। उसने सिर्फ सिर झुकाया और ठीक है सर कहकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन उसके अंदर एक तूफान मच रहा था। उसके दिमाग में एक आवाज चीख रही थी, देखा, तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यही वो डैमेजिंग विस्पर्स थी जिनके बारे में जिमी ने जिक्र किया था। आर्यन को महसूस हुआ कि यह मैनेजर का फीडबैक नहीं था जो उसे चोट पहुंचा रहा था, बल्कि वो पेन मैसेज था जो उस चोट के साथ जुड़ा हुआ था। वो दर्द उसे सीधे उसके बचपन में ले गया, जब स्कूल की टीम से उसे बाहर निकाला गया था। उसे ऐसा लगा जैसे वो आज भी वही 10 साल का बच्चा है जिसे बिना किसी गलती के सजा दी जा रही है। शाम को जब वो ऑफिस से निकला तो उसका मन भारी था। वो सीधा उसी पार्क की ओर चल पड़ा जहां अंकल जिमी अक्सर अपनी बेंच पर बैठे मिलते थे। जिमी वहां पहले से ही मौजूद थे, एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। आर्यन को पास आते देख उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आर्यन, लग रहा है आज जंग के मैदान से सीधे आ रहे हो। चेहरे की ये शिकन बता रही है कि किसी ने पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। आर्यन उनके बगल में बैठ गया और लंबी सांस लेते हुए बोला, अंकल, आज ऑफिस में जो हुआ वो बहुत छोटी बात थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अचानक टूट जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मामूली सी आलोचना मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। जिमी ने अपनी किताब बंद की और गहरी आवाज में बोले, बेटा, असली दुश्मन वो आलोचना नहीं है, बल्कि वो हर्ट विस्परर है जो तुम्हारे कान में झूठ फुसफुसा रहा है। जिमी ने समझाना शुरू किया कि जब हमें कोई चोट लगती है तो शैतान या वो हर्ट विस्परर उस अंधेरे कोने में आकर बैठ जाता है जिसे हमने हर्ट पॉकेट कहा था। वो हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम किसी लायक नहीं हैं या लोग कभी हम पर भरोसा नहीं करेंगे। आर्यन, याद है मैंने इनर वॉइस की बात की थी? ये वो वादे होते हैं जो हम खुद से करते हैं जब हम बहुत दर्द में होते हैं, जिमी ने कहा। आर्यन को याद आया कि कैसे उसने बचपन में खुद से वादा किया था कि अब मैं कभी किसी को खुद पर इतना अधिकार नहीं दूंगी कि वो मेरा दिल दुखा सके। जिमी ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा, ये वादे हमें आजाद करने के बजाय हमें और भी गहरे कुएं में धकेल देते हैं। ये इनर वॉइस असल में ऊपर वाले के प्रति एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि हम उसे ये कह रहे होते हैं कि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है कि तू मेरी रक्षा कर पाएगा, इसलिए मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा। जिमी ने आर्यन को एक कहानी सुनाई।
उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उनका अपना बॉस उनके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा था। जिमी ने बहुत मेहनत से काम किया था, लेकिन जब चेक मिलने की बारी आई तो बॉस ने वादा किए हुए पैसे नहीं दिए। जिमी ने उस वक्त खुद से एक इनर वाउ किया था कि मैं अब कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। इस वजह से वो एक लोन वुल्फ बन गए जो सब कुछ खुद ही करना चाहता था। वो अपनी पत्नी तक से मदद नहीं लेते थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि ये आत्मनिर्भरता नहीं थी, बल्कि ये शेम और इनसिक्योरिटी थी जो उन्हें दूसरों से दूर रख रही थी। जिमी की इस बात ने आर्यन को चौंका दिया। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही कर रहा है। वो अपनी नौकरी में, अपने रिश्तों में हमेशा एक लोन रेंजर की तरह काम करता था, ताकि उसे किसी की जरूरत न पड़े और कोई उसे नीचा न दिखा सके। लेकिन अंकल, खुद को मजबूत बनाना क्या गलत है? आर्यन ने पूछा। जिमी धीमे से हंसे और बोले, मजबूत होना और पत्थर दिल होना दो अलग बातें हैं आर्यन। दर्द को छुपाने के लिए हम अपने चारों तरफ जो दीवार खड़ी करते हैं, उसे ऊपर वाला हार्ट ऑफ स्टोन कहता है। वो चाहता है कि वो इस पत्थर को हटाकर हमें एक हार्ट ऑफ फ्लेश यानी एक कोमल हृदय दे सके, जो महसूस कर सके और प्यार कर सके। जब तक तुम अपनी इस वल्नरेबिलिटी को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक असली हीलिंग शुरू नहीं हो सकती। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी आइडेंटिटी उसके काम या उसकी सफलताओं से नहीं, बल्कि उसके उन पुराने घावों से तय हो रही थी। वो खुद को एक सफल प्रोफेशनल समझता था, लेकिन अंदर से वो आज भी वो परेशान बच्चा था जिसकी दुनिया छिन गई थी। जिमी ने उसे बताया कि शैतान या वो हर्ट विस्परर बहुत चालाक है। वो हमेशा हमारे विचारों के रूप में बोलता है ताकि हमें लगे कि ये हमारे अपने ही विचार है। जब आर्यन का मैनेजर उसे डांट रहा था, तो वो जो मैं किसी लायक नहीं हूं वाली आवाज थी, वो आर्यन की अपनी नहीं थी। वो उस हर्ट विस्परर की थी जो उसके हर्ट पॉकेट में जमा पुरानी यादों का फायदा उठा रहा था। जिमी ने आर्यन को 3 कदम बताए जिससे वो इन झूठी आवाजों को रोक सकता था। पहला, उस झूठ को एक्सपोज करना। दूसरा, उस आवाज को अपने मन से एक्सपेल यानी बाहर निकालना। और तीसरा, उस हर्ट रिडीमर यानी ऊपर वाले की बातों पर यकीन करना। उस रात आर्यन जब घर लौटा तो उसने आईने में खुद को गौर से देखा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसके बड़े भाई उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उसके दांत थोड़े बाहर की तरफ थे और वो दिखने में बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा लगता था। वो उन बातों को हंसी में टाल देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने खुद को एक फ्रीक या अजीब इंसान मानना शुरू कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि ये आइडेंटिटी उसने खुद नहीं बनाई थी, बल्कि उसके दर्द ने उसे दी थी। उसने तय किया कि आज वो इस टेप लूप को रोकेगा जो उसके दिमाग में बरसों से चल रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं एक बोझ नहीं हूं, मैं एक आशीर्वाद हूं। यह कहना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द बोले, उसे अपने सीने में जमी हुई बर्फ के पिघलने जैसा कुछ महसूस हुआ। आर्यन की कहानी माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में जारी रहेगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे वो अपने इस हर्ट पॉकेट को पूरी तरह खाली करने और अपनी असली पहचान पाने की हिम्मत जुटाता है। अगली सुबह जब आर्यन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसका मन किसी भारी पत्थर की तरह सीने में अड़ा हुआ है। कल शाम अंकल जिमी की उन बातों ने उसके दिमाग की खिड़कियों को तो खोल दिया था, पर अब उन खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा उसे सुकून देने के बजाय कप्पी दे रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में लाते हैं, तो पहले हमें और भी ज्यादा डर महसूस होता है। आर्यन ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए आईने में देखा। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, शायद पुरानी यादों के उस मलबे को कुरेदने की वजह से। उसे याद आया कि कैसे उसने बचपन में तय किया था कि वो कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देगा। उस इनर वाव या अंदरूनी वादे की वजह से उसने अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द
एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी, पर आज उसे महसूस हो रहा था कि ये दीवार उसे सुरक्षा नहीं दे रही थी, बल्कि उसे अकेला कर रही थी। ऑफिस की कैंटीन में उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा उसकी टीम में सबसे हंसमुख लड़की थी, जो हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। आर्यन, तुम आजकल बहुत खोए खोए रहते हो, क्या सब ठीक है? मीरा ने बड़े अपनेपन से पूछा। आर्यन का पहला रिफ्लेक्स वही था, एक फीकी मुस्कान और एक छोटा सा झूठ। हाँ मीरा, बस थोड़ा थका हुआ हूं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, यही तो वो झूठ है जो तुम बरसों से खुद से बोलते आ रहे हो। आर्यन ने देखा कि कैसे वो चाहकर भी मीरा से अपनी परेशानी साझा नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि अगर उसने अपना दर्द बताया तो शायद मीरा उसे कमजोर समझेगी या उसका मजाक उड़ाएगी। ये उस अक्यूजर यानी उस झूठी आवाज का काम था जो उसे हमेशा दूसरों से दूर रखती थी। आर्यन ने चुपचाप अपनी कॉफी पी और अपनी केबिन की ओर चल पड़ा, पर उसके कदम आज थोड़े भारी थे। शाम को पार्क की उसी बेंच पर जिमी पहले से ही बैठे थे, जैसे वो जानते थे कि आर्यन आज फिर आएगा। आर्यन उनके पास जाकर बैठ गया और बिना किसी भूमिका के बोला, अंकल, ये सब कितना मुश्किल है। मुझे पता है कि मेरे अंदर वो हर्ट पॉकेट है, मुझे अपनी वो झूठी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, पर फिर भी मैं अपनी इस डिफेंसिव दीवार को गिरा नहीं पा रहा हूं। जब भी कोई मेरे करीब आने की कोशिश करता है, मैं उसे धक्का दे देता हूं। जिमी ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम माफी यानी फॉरगिवनेस को इतना मुश्किल क्यों समझते हैं? हमें लगता है कि माफ करने का मतलब है कि सामने वाले ने जो किया उसे सही मान लेना, पर असल में माफी एक लीगल ट्रांजैक्शन है, एक कानूनी लेन देन की तरह। ये उस कर्ज को माश करना है जो तुम्हें लगता है कि सामने वाले पर तुम्हारा निकलता है। जिमी ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और उसे आर्यन की हथेली पर रख दिया। कल्पना करो कि तुम्हारा दिल एक घर है और हर वो इंसान जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उसने उस घर के एक कमरे पर कब्जा कर लिया है। जब तक तुम उन्हें माफ नहीं करते, तुम उन्हें उस कमरे का रेंट फ्री यानी बिना किराए का मालिक बनाए रखते हो। वो तुम्हारी यादों में, तुम्हारे ख्यालों में और तुम्हारे फैसलों में दखल देते रहते हैं। माफी उस कमरे की चाबी वापस लेने जैसा है। आर्यन ने उस चाबी को गौर से देखा। उसे अपने पिता की याद आई, जो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और जिन्होंने कभी आर्यन की उपलब्धियों की तारीफ नहीं की थी। आर्यन के मन में उनके प्रति एक गहरी कड़वाहट थी। उसे लगता था कि उसके पिता ने उसे वो प्यार नहीं दिया जिसका वो हकदार था, और अब वो इसी लैक ऑफ लव या प्यार की कमी को अपनी हर रिलेशनशिप में ढूंढ रहा था। लेकिन अंकल, उन्होंने तो कभी मुझसे माफी भी नहीं मांगी, मैं कैसे उन्हें माफ कर दूं? आर्यन के स्वर में थोड़ी हताशा थी। जिमी ने गहराई से कहा, बेटा, माफी सामने वाले के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए है। ये उस जहर को बाहर निकालने जैसा है जो तुम खुद पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मरेगा कोई और। जब तुम कहते हो कि मैं इस इंसान को माफ करता हूं, तो तुम असल में ऊपर वाले से कह रहे होते हो कि मैं अपनी अदालत बंद कर रहा हूं और अपना केस तुझे सौंप रहा हूं। ऊपर वाला एक हर्ट रिडीमर है। वो हमारे टूटे हुए पलों को लेकर उन्हें कुछ खूबसूरत बना सकता है, पर वो तभी ऐसा करेगा जब हम उस दर्द की पकड़ को छोड़ेंगे। आर्यन को ये बात नहीं लगी। उसने हमेशा सोचा था कि माफी एक एहसास है जो तब आता है जब दिल हल्का हो जाता है, पर जिमी कह रहे थे कि माफी एक डिसीजन यानी एक फैसला है जिसे हमें अपनी मर्जी से लेना पड़ता है, चाहे हमारा मन उसे माने या न माने। जिमी ने आगे बढ़ते हुए एक और अहम बात कही, जिसे उन्होंने रूट ऑफ बिटरनेस यानी कड़वाहट की जड़ कहा। आर्यन, अगर हम छोटे छोटे घावों को समय पर साफ नहीं करते तो उनमें मवाद पड़ जाता है और वो एक गहरी जड़ पकड़ लेते हैं। ये जड़ धीरे धीरे हमारी पूरी शख्सियत को कड़वा बना देती है। हम दूसरों पर शक करने लगते हैं,
हमें हर किसी की नीयत में खोट नजर आने लगता है। तुम जो अपनी दीवार की बात कर रहे हो वो इसी कड़वाहट से बनी है। ऊपर वाला चाहता है कि वो इस हार्ट स्टोन यानी पत्थर के दिल को निकालकर तुम्हें एक हार्ट फ्लेश यानी मांस का कोमल हृदय दे सके, पर उसके लिए तुम्हें उस सर्जन के हाथ में खुद को सौंपना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और उस छोटे लड़के के बारे में सोचा जो सालों पहले अपने स्कूल के मैदान में अकेला खड़ा था। उसने महसूस किया कि वो लड़का आज भी उसके अंदर कहीं रो रहा है। उसने तय किया कि वो अब और उस बच्चे को उस अंधेरे कमरे में कैद नहीं रखेगा। उसने अपने पिता के चेहरे को याद किया और धीरे से लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं उन्हें उस प्यार के लिए माफ करता हूं जो उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं उनके उस कर्ज को माफ करता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे अपने सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई गांठ खुल रही हो। ये कोई जादू नहीं था और नहीं उसके सारे दुख एकदम से खत्म हो गए थे, पर उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पीठ से एक बहुत बड़ा बोरा नीचे उतार कर रख दिया हो। अंकल जिमी ने उसे देखते हुए कहा, शाबाश आर्यन, तुमने आज अपनी आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाया है। याद रखना, माफी एक बार की प्रक्रिया नहीं है। कई बार तुम्हें एक ही इंसान को बार बार माफ करना पड़ेगा जब तक कि वो याद तुम्हें और दर्द देना बंद न कर दे। ये हीलिंग का सफर है और सफर में वक्त लगता है। आर्यन को उस रात नींद थोड़ी जल्दी आ गई। उसके सपने में अब वो 10 साल का बच्चा रो नहीं रहा था, बल्कि वो उस पोनी पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। जैसे उसे पता चल गया हो कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आर्यन की ये आंतरिक यात्रा अभी और गहरे उतरने वाली है, जहां वो अपने उन इनर वोज को तोड़ना सीखेगा जिन्होंने उसे एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर रखा था। सुबह आर्यन जब दफ्तर के लिए निकला तो मौसम में एक अजीब सी ताजगी थी। मुंबई की उमस भरी हवा में भी आज उसे थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। कल रात उसने जो कदम उठाया था वो छोटा जरूर था, पर उसका असर बहुत गहरा था। उसने अपने पिता को उस पुरानी कड़वाहट के लिए माफ तो कर दिया था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि सिर्फ माफ कर देना काफी नहीं था। रास्ते में चलते हुए उसने गौर किया कि वो अब भी लोगों से दूरी बनाकर चल रहा था। जब लिफ्ट में उसे उसकी एक पुरानी दोस्त मिली जिसने उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछा, तो आर्यन के मुंह से फिर वही रटाटाया जवाब निकला, अगली बार पक्का, अभी थोड़ा काम है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसे झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस इनर वाव या अंदरूनी वादे की बात अंकल जिमी कर रहे थे वो अब भी उसके ऊपर हावी था। उसे लगा कि भले ही उसने जहर पीना छोड़ दिया है, पर उसने अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए वो कटीली तारें नहीं हटाई है जो उसने बरसों पहले अपने चारों तरफ लपेटी थी। शाम को जब वो अंकल जिमी के पास पहुंचा तो वो अपने बगीचे में एक पुरानी बेल को सहारा दे रहे थे जो तेज हवा की वजह से झुक गई थी। आर्यन ने उन्हें देखते ही कहा, अंकल, मैंने माफ तो कर दिया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब भी उसी पिंजरे में बंद हूं। मैं आज भी लोगों को खुद से दूर धकेल देता हूं, चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। जिमी ने मुस्कुराते हुए बेल को एक लकड़ी के सहारे से बांधा और बोले, आर्यन, माफी तो उस इंसान को आजाद करना है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन इनर वोज वो बेड़िया है जो तुमने खुद अपने पैरों में बांधी है। जब हम दर्द में होते हैं तो हम खुद से कुछ वादे करते हैं, जैसे मैं अब कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, या मैं अब कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। ये वादे उस वक्त हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, जैसे कोई ढाल हो, पर दिक्कत यह है कि वक्त के साथ ये ढाल ही हमारा बोझ बन जाती है और हमें जिंदगी जीने से रोक देती है। आर्यन खामोशी से सुन रहा था। उसे अपनी कॉलेज की वो बात याद आई जब उसकी पहली सीरियस रिलेशनशिप बहुत ही कड़वे मोड़ पर खत्म हुई थी। उस लड़की ने उसे सबके सामने बहुत नीचा दिखाया था। उस रात आर्यन ने अकेले बैठकर खुद से कहा था,
अब मैं कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगी। अब कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। उस दिन के बाद से आर्यन ने किसी से भी दिल की बात नहीं की थी। जिमी ने आर्यन की आंखों की गहराई को परख लिया और कहा, ये जो वादे हम दर्द में करते हैं, ये ऊपर वाले की योजनाओं के खिलाफ होते हैं। हम असल में ये कह रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। मैं किसी और पर, यहां तक कि ऊपर वाले पर भी भरोसा नहीं करूंगा कि वो मेरी रक्षा कर सके। ये एक तरह का फॉल्स सिक्योरिटी है। हम खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में खुद को एक ऐसे टापू पर अलग थलग कर लेते हैं जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। जिमी ने आगे बढ़ते हुए एक बहुत जरूरी बात कही, आर्यन, ये अंदरूनी वादे असल में एक आइडेंटिटी बन जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम एक सेल्फ मेड और मजबूत इंसान हो, पर असल में तुम उस डर के गुलाम हो जो उस वादे के पीछे छिपा है। जब तक तुम इन वादों को पहचान कर उन्हें तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम कभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाओगे और नहीं प्यार पा सकोगे। ऊपर वाला चाहता है कि तुम आजाद हो, पर आजादी के लिए तुम्हें अपनी उस फॉल्स स्ट्रेंथ को छोड़ना होगा। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी वो मजबूती जिस पर उसे कभी गर्व था, असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो एक ऐसा किला बनाकर बैठा था जिसमें दरवाजा ही नहीं था। अंकल, मैं इन वादों को कैसे तोड़ूं? ये तो मेरी सोच का हिस्सा बन चुके हैं, आर्यन ने बेबसी से पूछा। जिमी ने उसे बेंच पर बिठाया और बोले, सबसे पहले तुम्हें उस वादे को पहचानना होगा। फिर तुम्हें यह मानना होगा कि वो वादा तुमने अपनी मर्जी से किया था ताकि तुम खुद को बचा सको। तुम्हें ऊपर वाले से कहना होगा कि मैं इस वादे को अब रद्द करता हूं। मैं अपनी सुरक्षा का जिम्मा अब तुझे सौंपता हूं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, पर अपनी सुरक्षा की कमान छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये वैसा ही है जैसे आप एक ऊंची इमारत से बिना पैराशूट के कूद रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि नीचे कोई आपको थाम लेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने उन तमाम वादों को याद करना शुरू किया जो उसने अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर खुद से किए थे। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी किसी की मदद नहीं मांगूंगा, मैं हमेशा सबको खुश रखूंगा ताकि कोई मुझे छोड़कर न जाए। ये सब बातें उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगी। उसने महसूस किया कि ये वादे उसे बेहतर इंसान नहीं बना रहे थे, बल्कि उसे थका रहे थे। उसे लगा कि वो एक इमोशनल बर्नआउट की कगार पर खड़ा है। जिमी ने धीरे से कहा, आर्यन, हम अक्सर खुद को सजा देते रहते हैं उन गलतियों के लिए जो दूसरों ने हमारे साथ की है। ये वादे भी उसी सजा का हिस्सा है। आज वक्त है खुद को पार्डॉन करने का, खुद को रिहा करने का। उस शाम पार्क में हल्की बारिश होने लगी थी। जिमी ने आर्यन से कहा कि वो अपनी आंखें बंद करे और उस पल में वापस जाए जब उसने वो पहला इनर वाव किया था। आर्यन को वो 10 साल का बच्चा फिर से याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि वो बच्चा उस मैदान में अकेला खड़ा है। उसने अपने मन में उस बच्चे से कहा, तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को बचाने के लिए ये दीवारें खड़ी करने की जरूरत नहीं है। मैं अब इन वादों को वापस लेता हूं। आर्यन के गले में एक भारीपन महसूस हुआ। उसे रोने का मन कर रहा था और बरसों बाद उसने खुद को वो रोने की इजाजत दी। वो कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो उस हार्ट ऑफ स्टोन के पिघलने की शुरुआत थी। जिमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ नहीं बोले। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा गहरी बात कह जाती है। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ी लोहे की चेन उतर गई हो। उसे अब डर नहीं लग रहा था कि कोई उसे चोट पहुंचाएगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि चोट लगना जिंदगी का हिस्सा है, पर उस चोट से बचने के लिए खुद को कैद कर लेना जिंदगी नहीं है। उसने जिमी की ओर देखा और कहा, अंकल, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं सांस ले पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ है जो जिंदा है। जिमी मुस्कुराए और बोले, अभी तो ये शुरुआत है आर्यन।
असली मजा तो तब आएगा जब तुम इस आजादी के साथ दुनिया में कदम रखोगे। याद रखना, जब हम अपने जख्मों को रिडीमर के हाथों में दे देते हैं तो वो उन जख्मों को स्टार्स में बदल देता है। उस रात आर्यन ने अपने फोन में उस दोस्त का नंबर निकाला जिससे उसने लिफ्ट में बात की थी। उसने उसे मैसेज किया, कल शाम कॉफी पर चले, मुझे बहुत कुछ बताना है। मैसेज भेजते ही उसे एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उस घबराहट के साथ एक खुशी भी थी। वो खुशी जो सिर्फ एक आजाद इंसान ही महसूस कर सकता है। वो समझ गया था कि हीलिंग सिर्फ बीते हुए कल को सुधारना नहीं है, बल्कि आज को पूरी तरह जीना और आने वाले कल का स्वागत बिना किसी डर के करना है। उसके दिल का वो हर्ट पॉकेट अब धीरे धीरे खाली हो रहा था और उसकी जगह एक नई उम्मीद ले रही थी। कॉफी शॉप की वो शाम आर्यन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और अंदर एस्प्रेसो की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। मीरा टेबल के दूसरी तरफ बैठी अपनी कॉफी का लुत्फ उठा रही थी, पर आर्यन का गला सूखा जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने खुद को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां से भागना मुश्किल है। बरसों से उसने खुद को एक सेफ बबल में रखा था, जहां कोई उससे सवाल नहीं पूछता था और न ही उसे किसी को जवाब देना पड़ता था। लेकिन आज उसने तय किया था कि वो अपनी उस डिफेंसिव वॉल को थोड़ा नीचे गिराएगा। मीरा ने बहुत ही सहजता से पूछा, तो आर्यन, तुम उस दिन लिफ्ट में कुछ कहना चाह रहे थे? तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा बोझ दिख रहा था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि उसके कान में वही हर्ट विस्परर फिर से फुसफुसा रहा है, मत बताओ, वो तुम्हें पागल समझेगी, वो इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगी। लेकिन इस बार आर्यन ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। उसने मीरा को अपने बचपन के उस डिफाइनिंग मोमेंट के बारे में बताया, उस स्कूल के बारे में जिसे उसे छोड़ना पड़ा था, और उस रिजेक्शन के बारे में जो उसे अपनी टीम से बाहर निकाले जाने पर महसूस हुआ था। उसने पहली बार ऊंची आवाज में स्वीकार किया कि वो आज भी उस रिजेक्शन के डर में जी रहा है। मीरा ने उसे बीच में नहीं टोका। जब आर्यन ने अपनी बात खत्म की तो उसे लगा कि शायद अब मीरा उठकर चली जाएगी या उसे कोई मोटिवेशनल क्लीशे सुनाएगी, पर मीरा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, पता है आर्यन, हम सबको लगता है कि हम अकेले ही इस दर्द से गुजर रहे हैं। मुझे भी कई बार ऐसा ही महसूस होता है। शुक्रिया कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस पल आर्यन को एक बहुत बड़ा सबक मिला। उसे समझ आया कि रिजेक्शन असल में एक झूठ है जो हमारी वर्थ या हमारी कीमत को कम करके दिखाता है। जब हम अपनी कमजोरी को किसी के सामने रखते हैं तो वो हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी ऑथेंटिक यानी सच्चा बनाती है। अगले दिन जब वो अंकल जिमी से मिला तो आसमान साफ था और धूप खिली हुई थी। जिमी अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठे कुछ चिड़ियों को दाना डाल रहे थे। आर्यन ने उन्हें कॉफी शॉप वाली पूरी बात बताई। जिमी ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, तुमने पेन ऑफ रिजेक्शन के सबसे बड़े हथियार को नाकाम कर दिया है। रिजेक्शन का सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर लोगों को मेरी सच्चाई पता चली तो वो मुझे छोड़ देंगे, पर जब तुम खुद ही अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों के पास तुम्हें चोट पहुंचाने की ताकत खत्म हो जाती है। आर्यन ने पूछा, लेकिन अंकल, आखिर हम इतना दुख झेलते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है इस दर्द की? अगर ऊपर वाला चाहता तो हमारी जिंदगी को बिना किसी तकलीफ के भी बना सकता था। जिमी ने चिड़ियों को दाना डालना बंद किया और आर्यन की ओर मुड़कर बोले, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान पूछ रहा है। Why do bad things happen to good people? यानी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? देखो आर्यन, दर्द कभी भी बिना किसी पर्पस यानी मकसद के नहीं आता। जैसे सोने को निखारने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही हमारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए दर्द एक रीफाइनिंग फायर की तरह काम करता है। ऊपर वाला कभी दर्द पैदा नहीं करता, पर वो उस दर्द को कभी वेस्ट यानी बर्बाद भी नहीं होने देता।
वो हमारे सबसे बुरे अनुभवों को लेकर उन्हें किसी बहुत ही खूबसूरत मकसद में बदल सकता है। जिमी ने उसे एक नया शब्द सिखाया, रिडेम्पटिव पेन। ये वो दर्द है जो सिर्फ हमें चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें बदल देता है ताकि हम दूसरों के काम आ सके। जिमी ने बताया कि जब हम अपने दर्द के उस हर्ट पॉकेट को खाली करते हैं और उसे रिस्टोरर के हाथों में सौंप देते हैं, तो वो हमें एक वुंडेड हीलर बना देता है। आर्यन, तुम आज जिस रास्ते से गुजर रहे हो, कल को तुम किसी और के लिए उस रास्ते का नक्शा बन सकते हो। तुम्हारा ये अनुभव, तुम्हारी ये हीलिंग किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। जब हम दूसरों के घावों को भरने में मदद करते हैं, तो हमारे अपने घाव और भी तेजी से भरते हैं। आर्यन को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका ये पर्सनल स्ट्रगल किसी और के काम भी आ सकता है। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का वो खालीपन जो उसे हमेशा कचोटता था, अब एक नए अर्थ से भर रहा है। अंकल जिमी ने उसे एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, आर्यन, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने दर्द के विक्टिम बनकर रह जाते हैं, और दूसरे वो जो उस दर्द से विक्टर बनकर उभरते हैं। एक विक्टिम हमेशा ये पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि एक विक्टर ये पूछता है कि अब मैं इस अनुभव के साथ क्या कर सकता हूं। तुम जिस दिन अपनी कहानी की कमान अपने हाथ में ले लेते हो, उस दिन से दर्द तुम्हें तोड़ना बंद कर देता है। आर्यन ने महसूस किया कि वो बरसों से एक विक्टिम मेंटालिटी में जी रहा था। उसे लगता था कि हालात और लोग उसके साथ बुरा कर रहे हैं, पर असल में वो खुद ही उस कड़वाहट को पाल रहा था। जिमी ने एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा किया, जिसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी थी, पर उसकी छाया बहुत घनी थी। देखो इस पेड़ को, इसने कितनी आंधियां झेली होंगी, कितनी बार इसकी डालियां टूटी होंगी, पर उन्हीं टूटी हुई जगहों से ये और भी मजबूत होकर उभरा है। इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है। टूटना बुरा नहीं है, पर टूटकर बिखर जाना और फिर कभी न जुड़ना, ये दुखद है। ऊपर वाला एक ऐसा कारीगर है जो टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ता है, जिससे उनकी कीमत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। आर्यन को लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई बहुत बड़ा सुकून मिल रहा हो। उसे अपनी उन तमाम नाकामियों और उन तकलीफों पर अब गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो सब उसे आज के इस पल के लिए तैयार कर रही थी। उस रात आर्यन ने अपने कमरे की खिड़की से चांद को देखा। उसे याद आया कि कैसे वो अंधेरे से डरता था, पर आज उसे उस अंधेरे में भी एक शांति महसूस हो रही थी। उसने अपनी डायरी में एक बात लिखी, मेरा दर्द मेरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है। उसने महसूस किया कि उसकी हीलिंग का प्रोसेस अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। अब उसे सिर्फ अपना जख्म नहीं भरना था, बल्कि उसे उस रोशनी को ढूंढना था जो उन दरारों से अंदर आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि फॉरगिवनेस और ब्रेकिंग इनर वॉल्स के बाद का कदम है रेस्टोरेशन, यानी पुनर्निर्माण। अपनी पहचान को दोबारा से गढ़ना, लेकिन इस बार डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उम्मीद और सच्चाई की बुनियाद पर। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आर्यन की ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, जहां वो सीखेगा कि कैसे अपने इस नए स्वरूप के साथ दुनिया का सामना करना है और कैसे अपनी रिस्टोर्ड लाइफ को पूरी तरह से जीना है। आज शाम की हवा में कुछ अलग ही बात थी, जैसे वो अपने साथ पुरानी धूल झाड़कर एक ताजगी लेकर आए हो। आर्यन उस पुराने स्कूल के गेट के सामने खड़ा था, जहां से उसकी जिंदगी की वो उलझनें शुरू हुई थी। बरसों तक उसने इस जगह से अपना रास्ता बदला था, क्योंकि यहां की दीवारें उसे उसकी हार और उस अकेलेपन की याद दिलाती थी। लेकिन आज जब उसने उन लोहे की सलाखों को छुआ, तो उसे वो पुरानी कप्पी महसूस नहीं हुई। उसे याद आया कि कैसे अंकल जिमी ने कहा था कि असली आजादी तब नहीं मिलती जब आप अपनी यादों को मिटा देते हैं, बल्कि तब मिलती है जब वो यादें आपको और चोट पहुंचाना बंद कर देती है।
आर्यन ने वहां खड़े होकर उस छोटे लड़के की कल्पना की जो सालों पहले यहां रो रहा था। उसने मन ही मन उस बच्चे का हाथ थामा और कहा, सब ठीक है, अब हमें और भागने की जरूरत नहीं है। ये एक क्लोजर था, एक ऐसा अंत जो एक नई शुरुआत की आहट दे रहा था। पार्क की उस बेंच पर आज अंकल जिमी थोड़े शांत लग रहे थे, जैसे वो जानते हो कि आर्यन का ये सफर अब एक अहम मुकाम पर पहुंच गया है। आर्यन उनके पास जाकर बैठा और कुछ देर तक दोनों बस डूबते हुए सूरज को देखते रहे। अंकल, क्या ये हीलिंग कभी खत्म होती है? आर्यन ने धीरे से पूछा। जिमी ने एक गहरी सांस ली और बोले, आर्यन, हमारा दिल एक बागीचे की तरह है। तुमने आज कंटीली झाड़ियां साफ कर दी है, हार्ट पॉकेट को खाली कर दिया है और उन इनवोस की बेड़ियां भी तोड़ दी है, लेकिन बागीचे को हमेशा देखभाल की जरूरत होती है। हीलिंग कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप बैठ जाए। ये तो हर रोज जिया जाने वाला एक फैसला है। हर सुबह जब तुम उठोगे तो अक्यूजर यानी वो झूठी आवाज फिर से तुम्हारे कान में फुसफुसाने की कोशिश करेगी। वो तुम्हें तुम्हारे पुराने घावों की याद दिलाएगी, तुम्हें फिर से उस सर्वाइवल मोड में ले जाने की कोशिश करेगी। पर अब तुम्हारे पास वो हथियार है जिनसे तुम उसे चुप करा सकते हो। जिमी ने आर्यन को समझाया कि अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने हार्ट की रक्षा करना है। ऊपर वाला कहता है कि अपने दिल की सबसे ज्यादा हिफाजत करो, क्योंकि वहीं से जिंदगी का झरना बहता है। अगर तुम अपने दिल में फिर से कड़वाहट को जड़ पकड़ने दोगे तो ये बागीचा फिर से जंगल बन जाएगा। अब तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हर चोट को हर्ट पॉकेट में जमा करने के बजाय उसे तुरंत हर्ट रिडीमर के पास ले जाना होगा। जैसे ही कोई तुम्हारा दिल दुखाए, उसे उसी पल माफ करने का फैसला करो। इंतजार मत करो कि दर्द बढ़े और फिर तुम उसे साफ करो। मापी को अपनी लाइफस्टाइल बना लो। आर्यन को महसूस हुआ कि ये कितनी बड़ी सच्चाई थी। हम अक्सर कूड़ा तब साफ करते हैं जब उससे बदबू आने लगती है, जबकि समझदारी इसी में है कि कूड़े को घर के अंदर आने ही न दिया जाए। उस शाम जिमी ने एक ऐसी बात कही जिसने आर्यन के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, आर्यन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस पूरी तकलीफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? वो है तुम्हारा वुंडेड हीलर बनना। जो लोग खुद आग से गुजरकर बाहर निकलते हैं, उनके पास दूसरों को बचाने की एक अलग ही ताकत होती है। तुम्हारे पास अब एक यूनिक क्वालिफिकेशन है। जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखोगे जो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है या जो अपने पुराने घावों से लड़ रहा है, तो तुम सिर्फ सलाह नहीं दोगे, तुम उसके दर्द को महसूस कर पाओगे। तुम्हारा यह सफर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। ऊपर वाला अक्सर हमें गहरे गड्ढों में इसलिए ले जाता है ताकि हम वहां फंसे हुए दूसरों के लिए सीढ़ी बन सके। आर्यन को मीरा की याद आई और उन तमाम लोगों की जो उसके ऑफिस में और उसके आसपास खामोश दर्द लेकर घूम रहे थे। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी का एक पर्पस यानी एक मकसद मिल गया है। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसे अपनी उपलब्धियों से अपनी कीमत आंकने की जरूरत नहीं थी। उसे अब यह साबित नहीं करना था कि वो कितना सक्सेसफुल है या वो कितना स्ट्रांग है। उसकी असली ताकत उसकी ब्रोकनेस में थी, जिसे अब रिडेम्पशन मिल चुका था। उसने जिमी की ओर देखा और कहा, अंकल, शुक्रिया। आपने मुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, आपने मुझे खुद से मिलना सिखाया। मुझे लगा था कि मेरा दर्द मेरी कमजोरी है, पर आज समझ आया कि यही मेरी सबसे बड़ी एसेट है। जिमी मुस्कुराए और आर्यन के कंधे को थपथपाते हुए बोले, बेटा, असली जीत तब नहीं होती जब हम हारना बंद कर देते हैं, बल्कि तब होती है जब हम अपनी हार को एक नई कहानी में बदल देते हैं। अब जाओ और अपनी इस नई कहानी को पूरी शिद्दत से जियो। याद रखना, तुम अब अकेले नहीं हो। वो रिस्टोरर हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमी को अपनी खूबी से भरने के लिए तैयार है। पार्क से घर लौटते समय आर्यन के कदम हल्के थे। उसे अब उस इनविजिबल बैगेज का बोझ महसूस नहीं हो रहा था।
उसने अपने फोन में अपने पिता का नंबर देखा। उसने गहरी सांस ली और कॉल का बटन दबा दिया। हेलो पापा, हाँ मैं आर्यन बोल रहा हूं। बस ऐसे ही याद किया। कैसे हैं आप? बातचीत छोटी थी, सादी थी, पर उसमें वो पुरानी कड़वाहट नहीं थी। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, पर आर्यन जानता था कि अब उसके पास वो सब्र है जो रिश्तों को फिर से बुनने के लिए चाहिए होता है। उसने महसूस किया कि रेस्टोरेशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बल्कि ये कि जो कुछ भी टूटा है उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर तरीके से जोड़ा जाए। ये एक नया आर्यन था, शांत, स्थिर और उम्मीद से भरा हुआ। रात को अपनी बालकनी में खड़े होकर आर्यन ने आसमान के तारों को देखा। उसे याद आया कि कैसे वो पहले अंधेरे से डरा करता था, पर अब उसे समझ आ गया था कि तारे सिर्फ अंधेरे में ही चमकते हैं। उसकी जिंदगी के वो काले पल ही थे जिन्होंने उसे आज इस रोशनी तक पहुंचाया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस गहरे सुकून को अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया जिसे वो बरसों से बाहर ढूंढ रहा था। वो सुकून किसी नौकरी, किसी डिग्री या किसी की तारीफ में नहीं था, वो उसके अपने अंदर था। उस आजादी में जो उसने अपने घावों को स्वीकार करके पाई थी। अब उसके पास भागने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उसने अपने अतीत से हाथ मिला लिया था। जिंदगी अब भी उसे चुनौतियां देगी, शायद उसे फिर से चोट भी लगे, पर अब उसे पता था कि हीलिंग का रास्ता कहा जाता है। उसने जान लिया था कि हर्ट सिर्फ एक पल है, पर ग्रेस या कृपा हमेशा के लिए है। आर्यन की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम में से कोई भी इतना टूटा हुआ नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके। हमारे घाव हमारी मंजिल नहीं है, वो तो सिर्फ उस बड़ी कहानी का एक हिस्सा है जिसे ऊपर वाला हमारे जरिए लिख रहा है। जब हम अपना दर्द उसे सौंप देते हैं तो वो उसे एक ऐसी गवाही में बदल देता है जो दुनिया को राह दिखाती है। आज की ये शांत और गहरी यात्रा यही समाप्त होती है। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि अपने दिल के दरवाजे खोलना और पुरानी बेड़ियों को तोड़ना ही असली जिंदगी की शुरुआत है। उम्मीद है कि आर्यन के इस सफर ने आपके दिल के भी किसी कोने को छुआ होगा और आपको अपने हर्ट पॉकेट को खाली करने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, आपकी असली पहचान आपके घावों में नहीं, बल्कि उस रिडेम्पशन में है जो आपको हर रोज नया बनाता है। आप सुन रहे थे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई गहराई के साथ जो आपके मन और आत्मा को सुकून दे। तब तक के लिए अपने दिल की हिफाजत करें और उस शांति में जिए जो हर समझ से परे है। नमस्ते।